तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हम शासन व्यवस्था क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन यूके का पूरा नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड आता है। तो यहाँ उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को सीमित स्वायत्तता दी गई, एक प्रकार से लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई। महत्वपूर्ण तिथियां तो 1215 में मैग्ना कार्टा का महान अधिकार पत्र आता है। 1628 में अधिकार याचिका पत्र यानी पिटीशन ऑफ राइट्स आते हैं। फिर 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति होती है। इस क्रांति में तत्कालिक शासक जेम्स सेकंड फ्रांस भाग गया था और उसके दामाद और बेटी विलियम व मेरी को संयुक्त रूप से शासक बना दिया गया था। 1989 में बिल ऑफ राइट्स विलियम और मेरी ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार वहां सीमित सरकार या संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय संप्रभुता की अवधारणा का उदय हुआ। ब्रिटिश राज्य व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? पहला है प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा है राजतंत्रात्मक व्यवस्था, क्योंकि राज्य का प्रधान हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा या रानी। कुलीन तंत्र है, लॉर्ड सभा है, अपर हाउस है। संस्थात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो मुंडो क्या कहता है कि ब्रिटिश संविधानों का जनक व ब्रिटिश संसद संस्थाओं की जननी है। एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम है। लचीला एवं अलिखित संविधान है, संसदीय संप्रभुता है और विधि का शासन। तो ब्रिटिश संविधान चूंकि अलिखित है, अतः अलेक्स डी टॉकविले व थॉमस पेन ने कहा है कि वहाँ कोई संविधान ही नहीं। लेकिन ब्रिटिश विद्वान एडमंड बर्ग, प्रोफेसर मुनरो, लॉर्ड जेम्स ब्राइस फाइनर आदि कहते हैं कि हमारा संविधान भी है, चाहे अलिखित हो, हमारा संविधान भी है। ब्रिटिश संविधान के स्रोत तो पहला है महान अधिकार पत्र, 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट और 1689 का बिल ऑफ राइट। फिर संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट्स, न्यायपालिका के निर्णय, सामान्य विधि, कॉमन लॉज, तो न्यायालय द्वारा स्वीकृत परंपराएं, रीति रिवाज की सामान्य विधि, कॉमन लॉज है। फिर अभिसमय कन्वेंशन, तो अभिसमय का तात्पर्य है प्रथाएं एवं परंपराएं। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अतः वहां भी अभिसमय यानी कन्वेंशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए राजा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह वहां के संविधान में लिखित नहीं है, बल्कि पार्टी को कैबिनेट की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा, तब से ही परंपरा है। यही रॉबर्ट वालपोल बाद में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। रॉबर्ट वालपोल ने कॉमन सभा में बहुमत खोने पर त्यागपत्र दे दिया था। तब से अविश्वास प्रस्ताव और उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास हुआ। इस प्रकार अभिसमय संविधान के अलिखित नियम, संवैधानिक परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं जिनके पीछे नैतिक शक्ति होती है। जैसे के अनुसार अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं, प्रिसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैं। जैसमिल ने इन्हें संविधान के अलिखित सूत्र कहा। अभिसमय कानून की तरह ही होते हैं और उतने शक्तिशाली होते हैं और मान्य होते हैं। कानून लिखित होते हैं और उनके पीछे राज शक्ति होती है, जबकि अभिसमय यानी कन्वेंशंस अलिखित होते हैं और उनके पीछे नैतिक शक्ति होती है। एडजुडिकेशन अधिनिर्णय, इसका तात्पर्य है कि संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायपालिका द्वारा स्थापित नवीन प्रावधान यह कन्वेंशन से अलग होते हैं। अभिसमय या परंपराएं कन्वेंशन, तो राजपद से जुड़े कुछ कन्वेंशन हैं, जैसे राजा नाम मात्र का होगा, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर निम्न सदन को भंग कर देगा। कुल मिलाकर जो काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं वही वो भी करता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। संसद संबंधित अभिनय यानी कि संसद से जो संबंधित कन्वेंशन है वो क्या है? संसद सर्वोच्च है, कैबिनेट का शासन है, प्रधानमंत्री का पद इत्यादि। तो संविधान पर टीकाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1687 में आती है, ये बैजहार्ट की है, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1885 में आती है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डाइसी की है। फिर महत्वपूर्ण कथन, तो लिटन स्ट्रैची क्या बोलता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग व विवेक का शिशु है, चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। प्रोफेसर मुनरो, तो ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो वह दिखाई देता है और जो वो है वो दिखाई नहीं देता है। तो जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता, सॉरी, जो दिखाई देता है वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं देता। इसका तात्पर्य है कि वहाँ सिद्धांत व व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से वहाँ राजतंत्र है, जबकि
व्यवहार में लोकतंत्र एवं संसदीय संप्रभुता है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटिश कार्यपालिका का सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। तो सम्राट प्लस मंत्रिपरिषद प्लस नौकरशाही इज इक्वल टू कार्यपालिका यानी यूके की एग्जीक्यूटिव। सम्राट या राजमुकुट, किंग्स और क्राउन। तो ब्रिटेन में चूंकि संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अतः वहाँ सम्राट का पद नाममात्र का होता है। सम्राट का प्रधान हेड ऑफ द स्टेट है। तो सम्राट बेसिकली राज्य का प्रधान है यानी हेड ऑफ द स्टेट है, ना कि सरकार का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। इसे आग ने कहा है कि ब्रिटेन में मुकुटधारी गणतंत्र यानी क्राउन्ड रिपब्लिक है। वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सर सिडनी लो ने राजमुकुट को सुविधाजनक, क्रियाशील या कामचलाऊ उपकल्पना, द क्राउन इज अ कन्वीनियंट वर्किंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। बेजहार्ट, संसद के दोनों सदन उसके सम्राट के मृत्युआदेश को पारित कर उसके पास पेश कर दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। बेजहार्ट क्या कहता है? यदि संसद के दोनों सदन उसके यानी सम्राट के मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित कर दें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। किंग और क्राउन में क्या भेद है? तो ग्लेडस्टोन के शब्दों में ब्रिटिश संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, किंतु उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण भेद कोई नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद। प्रोफेसर मुंडो ने क्राउन के संबंध में सत्य कहा है, यह तो एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है जो कभी ना तो शरीर धारण करता है और न ही कभी मरता। प्रोफेसर आग के अनुसार राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है कि राजा, मंत्रियों और संसद का मिश्रण है। यह वह संस्था है जिसको राजा के समस्त शक्तियां व विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। यह कार्यपालिका का पर्याय। हरमन फाइनर के अनुसार जब हम क्राउन की गतिविधियों की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा आशय जनता, संसद तथा मंत्रिमंडल से होता है। राजनीतिक ऊर्जा के इन प्रभावशाली केंद्रों के ऊपर क्राउन एक आभूषणात्मक टोपी है। तो सम्राट एक व्यक्ति है, उदाहरण के लिए महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, सम्राट चार्ल्स प्रथम, सम्राट जेम्स द्वितीय। राजमुकुट एक संस्था है जो सम्राट प्लस मंत्रिमंडल प्लस मंत्रिपरिषद प्लस संसद प्लस लोक सेवकों से मिलकर बनती है। किंग अस्थायी व क्राउन स्थायी होता है। तो सम्राट अस्थायी होता है, जैसे महारानी विक्टोरिया बना, फिर एलिजाबेथ बनी, बदलते रहते हैं। लेकिन जो क्राउन है एक प्रकार से ये पद हुआ, एक प्रकार से ये संस्था हुई जो हमेशा बनी रहेगी। तो सम्राट नश्वर है, क्राउन अनश्वर है, इसलिए ब्रिटेन में कहा जाता है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग क्राउन। सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी। सम्राट शक्तिहीन व क्राउन वास्तविक शक्तिशाली है। ब्रिटेन में कहावत है, सम्राट कभी गलती नहीं करता, द किंग इज नेवर रॉन्ग। इसका कारण यह है कि वह स्वविवेक से कुछ नहीं करता बल्कि कैबिनेट के परामर्श से ही करता है। अतः कैबिनेट ही किसी भी गलती है तो उत्तरदायी होती है। फिर राजा पैतृक है, क्राउन निर्वाचित है। लास्की का विचार है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को प्रजातंत्र के हाथों बेच दिया गया। तो इंग्लैंड में राजतंत्र को प्रजातंत्र के हाथों बेच दिया गया है। सम्राट स्वर्णिम शून्य या रबड़ की मोहर है। ब्रिटेन में सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। सम्राट के अधिकार का नियम। सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यही नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा सम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र अथवा ज्येष्ठ पुत्री सिंहासन के अधिकारी होंगे। किंतु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं या राजा को किसी कारणवश हटा दिया गया हो तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था संसद करती है। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकार नियम वर्ष 1702 के उत्तराधिकार के नियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संसद को इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष एवं इंग्लैंड, वेल्स व उत्तरी आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान होता है। समस्त सैन्य शक्तियों का नियंता एवं चर्च का अध्यक्ष भी होता है। उसे ब्रिटिश राज्य का मानवीकृत रूप कहना उचित न होगा।
अनुचित न होगा। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनल ठीक कहता है कि यह विशाल, गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। नंबर 1, सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता है, राजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। डायसी के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। अवैधानिक कार्य के लिए किसी भी सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है। उपरोक्त सूत्र एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप सम्राट के नाम पर पर्चा नहीं फाड़ सकते हैं। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता है और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री उत्तरदायी होता है, सम्राट नहीं। राजा की त्रुटि के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है, तो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग ऑफ किंग। तो लॉर्ड ईसर के अनुसार मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व राजतंत्र का संरक्षक है। इसके अभाव में राजतंत्र राजनीतिक झगड़ों की आंधियों और राजनीतिक तूफानों के बीच अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। शासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव। शासन में उसे एक स्वर्णिम शून्य, गोल्डन जीरो या रबड़ स्टैंप नहीं कहा जा सकता है। बजहेट का कहना है कि प्रशासन तथा नीति निर्धारण के संबंध में सम्राट को 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त। पहला, परामर्श व पूछे जाने का अधिकार, फिर प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट ऑफ लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी। प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी। लॉर्ड मार्ले प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम। लैटिन भाषा में प्राइमस इंटर पेरस होता है। विलियम हरकोर्ट नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है ये। जेनिंग्स प्रधानमंत्री सूर्य है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। क्रॉसमैन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मंत्रिमंडलीय शासन यानी प्रधानमंत्री शासन में बदल गया है। मंत्रिमंडलीय जो शासन था, कैबिनेट सिस्टम था, वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम में बदल गया। तो रूप परिवर्तन, संसदीय शासन, अब मंत्रिमंडलीय शासन। तो पहले संसदीय शासन था, फिर मंत्रिमंडलीय शासन हुआ, प्रधानमंत्री शासन हो गया। लास्की प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है और उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा ब्रिटेन सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा। RHS क्रॉसमैन भी विचार व्यक्त करता है कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। जेनिंग्स का यह कथन सर्वथा सत्य है कि प्रधानमंत्री के पद की स्थिति वही होती है जो पद को ग्रहण करने वाला चाहता है और मंत्री उसे बनने देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन यानी हाउस ऑफ द कॉमन से ही होना चाहिए, राज्यसभा से नहीं। प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि उसका कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पद अनौपचारिक ही है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई वरन स्वतः ही विकसित हुई एक परंपरा है। मंत्रिमंडल, तो कैबिनेट शब्द कैबल से बना है। कैबल का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लीफोर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एस्ले एंड लॉन्डलेबल। इन 5 व्यक्तियों के नाम के पहले अक्षर हैं जो सम्राट को विदेश मामलों में सलाह दिया करते थे। तो इसे अब कैबिनेट कह दिया गया, कैबल से कैबिनेट बन गया। क्यूरिया रेजिस लैटिन टर्म, मीनिंग क्या है? रॉयल काउंसिल से प्रीवी काउंसिल बनी, बाद में मंत्रिमंडल कैबिनेट का निर्माण हुआ। तो क्यूरिया रेजिस से रॉयल काउंसिल बनी, फिर प्रीवी काउंसिल और फिर कैबिनेट। बिजहॉट, तो मंत्रिमंडल कैबिनेट एक हाइफन अथवा बक्सुआ है जो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को जोड़ता है।
फिर लावेल क्या बोलता है कि यह राजनीतिक मेहराब के आधारशिला है। टेमजे म्योर, तो मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का परिचालक कौन है? प्रधानमंत्री। टेमजे म्योर, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की तानाशाही, कैबिनेट डिक्टेटरशिप को स्वीकार करता है। पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, 1938 में। मंत्रिमंडल के पद, पहला है प्रधानमंत्री व राजकोष का प्रथम लॉर्ड, तो प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। वित्त मंत्री, इसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कहा जाता है, और विधि या न्याय मंत्री इसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा, व्यापार, विदेश आदि से संबंधित और भी मंत्री होते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल को लघु विधायिका लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। विभिन्न मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के विभिन्न स्वरूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैबिनेट ऑफ ब्रिटिश। तो पहला है छाया मंत्रिमंडल, शैडो मंत्रिमंडल, महामहिम का विपक्ष। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट है। विपक्ष अपने आप को गैर सरकारी तौर पर मंत्रिमंडल के रूप में संगठित करता है। इसके सदस्य विविध विभागों के अध्यक्षों के समान कार्य और व्यवहार करते हैं, इसलिए इसे छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। उसका एक लाभ यह है कि राजाध्यक्ष के सामने एक विकल्प सरकार की व्यवस्था रहती है। यदि कभी बहुमत प्राप्त दल की सरकार गिर जाए तो विपक्ष सरकार बनाने के लिए खड़ा रहता है। संयुक्त मंत्रिमंडल अथवा गठबंधन मंत्रिमंडल, तो ज्वाइंट कैबिनेट। संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होता है। यह तब बन सकता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो। वार कैबिनेट, युद्ध मंत्रिमंडल, तो इस प्रकार के मंत्रिमंडल युद्ध काल में बन पाते हैं। तो ब्रिटेन में सन 1914 और 1940 में से मंत्रिमंडल बने। इस प्रकार के मंत्रिमंडल में 4 या 5 विभागाध्यक्षों को रखा जाता है, जिनका कार्य विशेष रूप से युद्ध सामग्री तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान रखना होता है। युद्ध के बाद ये भंग कर दिए जाते हैं। आंतरिक मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट, यह वृत्त के अंदर वृत्त है। इसमें प्रधानमंत्री के अधिक घनिष्ठ और विश्वासपात्र व्यक्ति रखे जाते हैं, जो 4 या 5 होते हैं। अत्यंत प्रशासकीय महत्व के निर्णय और नीतियों का संपादन प्रधानमंत्री इन्हीं की सलाह पर करता है। कोर कैबिनेट या विशेषज्ञों के सहयोग से बनती है। अब कैबिनेट को देखते हैं, या हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। डायसी क्या बोलता है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता है, यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ संसद सर्वोच्च है, न कि सर्वोच्च न्यायालय या संविधान। संसदीय संप्रभुता के कारण क्या है? तो लचीला संविधान है, एकात्मक शासन व्यवस्था है और न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। डी लामे क्या बोलता है कि ब्रिटेन की संसद औरत को पुरुष और पुरुष को औरत बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। डी लामे ऐसा बोलता है। डायसी, तो ब्रिटिश संसद संवैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को पौण करार दे सकती है और मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। डायसी ऐसा बोलता है। तो राजा, सॉरी, संसद इज इक्वल टू राजा प्लस कॉमन सभा प्लस लॉर्ड सभा। तो ब्रिटिश संसद के सदन, तो 2 सदनात्मक व्यवस्था है। पहला है प्रथम सदन या निम्न सदन, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड, द्वितीय सदन या उच्च सदन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। फर्स्ट पार्ट था पोस्ट सिस्टम के हिसाब से, और इसमें 650 मेंबर होते हैं। क्षेत्रीय आधार पर इनका निर्वाचन होता है। फादर ऑफ द हाउस यानी सबसे अधिक उम्र का सदस्य और भारत के प्रोटेम स्पीकर की तरह होता है। अनवरत रूप से सबसे लंबे समय तक सदन का वर्तमान सदस्य ही नए स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है। बेबी ऑफ द हाउस, सबसे कम उम्र का सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स का न्यूनतम आयु कितनी है? 18। भारत में 21। लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति एमपी नहीं बन सकते हैं। गणपूर्ति, तो स्पीकर प्लस 1 सदस्य, लेकिन मत विभाजन के समय 40 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। विप, तो यह शब्द एडमंड बर्ग की देन है, दलीय व्यवस्था का कठोर अनुपालक। स्पीकर, तो पहले ब्रिटेन में वंस स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन 2007 में नई प्रणाली आई है जो 2009 में लागू हुई है। इसके तहत उक्त प्रणाली में बदलाव किया गया। एमपी का पद कर्तव्य का पद है, अतः तकनीकी रूप से कोई त्याग पत्र नहीं दे सकता है। अब देखते हैं द्वितीय हाउस में, तो लॉर्ड्स मनोनयन या वंशानुगत आधार पर बनते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। लॉर्ड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आजीवन पीयर्स होते हैं, लाइफ टाइम पीयर्स। इनकी सदस्य संख्या 778 है। पहले उनकी नियुक्ति आजीवन काल के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट या सम्राज्ञी करती थी। वर्ष 2000 से पारदर्शिता लाने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया। महिलाएं भी लाइफ टाइम पीयर्स बन सकती हैं। इन्हें लेडी या बारोनेस कहा जाता है। लाइफ टाइम पीयर्स को पीपल्स पीयर भी कहा जाता है। आर्क बिशप या बिशप
तो 2 आर्क बिशप, 24 बिशप होते हैं जो संबंधित चर्चों के मुखिया होते हैं। महिला बिशप भी हो सकती हैं 2015 के बाद। इन्हें स्पिरिचुअल लॉर्ड्स कहा जा सकता है। वंशानुगत लॉर्ड्स उनकी संख्या 92 है। 1999 के बाद इनका लॉर्ड सभा समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। 1999 के बाद ये नहीं बनाए गए हैं, ये नए नहीं बने हैं। गणपूर्ति तो सभापति प्लस 2 इक्वल टू 3। तो 2014-15 के अधिनियमों के तहत लॉर्ड्स त्यागपत्र दे सकते हैं या उनका एक प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 वर्ष से पूर्व कॉमन सभा के चुनाव। 2011 से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कॉमन सभा भंग करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो 2011 से प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा सम्राट द्वारा कॉमन सभा को भंग करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब कॉमन सभा को भंग करने के 2 ही तरीके हैं। पहला, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित हो, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, जो कि 14 दिन में कोई वैकल्पिक सरकार ना बनी हो तो। और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है पर 14 दिन में कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनी है, तभी चुनाव होंगे। आजीवन पीआर एवं वंशानुगत लॉर्ड्स को टेम्पोरल लॉर्ड्स कहा जाता है। लॉर्ड सभा विश्व का सबसे शक्तिहीन सदन है। धन विधेयक को 1 वर्ष, धन विधेयक को 1 महीने रोक सकती है। यह केवल लंबित करने वाला सदन है। 2005 से पहले लॉर्ड सभा में 4 प्रकार के लॉर्ड्स हुआ करते थे। 2005 में संविधान सुधार के कानून के बाद लॉर्ड्स ऑफ अपील का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड्स ऑफ अपील का 3 प्रकार के ही लॉर्ड्स बचे हैं। कौन कौन से? लॉर्ड्स ऑफ पीयर्स या लाइफ टाइम पीयर्स, आर्क बिशप या बिशप, और वंशानुगत लॉर्ड्स। फिर निम्नलिखित है लॉर्ड चांसलर या लॉर्ड स्पीकर। 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम के पहले लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर किया करता था। यह एक अजीब सा पद था। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का सदस्य हुआ करता था। लॉर्ड चांसलर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों का सदस्य हुआ करता था। तो यहाँ यह प्रधानमंत्री की कैबिनेट में विधि व न्याय मंत्री होता था, जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। विधायिका में तो लॉर्ड चांसलर की लॉर्ड सभा की अध्यक्षता किया करता था, साथ ही यह लॉर्ड सभा की सदस्य भी हुआ करता था। फिर न्यायपालिका में यह अपील के सर्वोच्च न्यायालय, जो कि 9 लॉर्ड्स से मिलकर बनता था, का मुखिया हुआ करता था एज चीफ जस्टिस। लॉर्ड चांसलर संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य मात्र है। उसकी स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि व न्याय मंत्री की होती है। अब लॉर्ड चांसलर ना तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है और ना ही वह ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। लॉर्ड स्पीकर, तो 2005 से लॉर्ड स्पीकर का चुनाव लॉर्ड्स मिलकर करते हैं। इसका निर्वाचन लॉर्ड्स द्वारा वैकल्पिक मत पद्धति से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह लॉर्ड सभा के सदस्य के नेता को अपना त्यागपत्र देता है। कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही लॉर्ड स्पीकर बन सकता है। लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड सभा में सदन के नेता को अपना त्यागपत्र देता है। वरीयता क्रम में यह कॉमन सभा के स्पीकर के बाद आता है। शक्ति की दृष्टि से वर्तमान में लॉर्ड सभा को 1911 के पूर्व की लॉर्ड सभा की छत्रछाया ही कहा जा सकता है। आग व जिंक के शब्दों में, जहां लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। चर्चिल ने लॉर्ड सभा को अप्रातिनिधिक यानी नॉन रिप्रेजेंटेटिव, अनुत्तरदायी, अनरिस्पॉन्सिबल व अनुपस्थित सदन कहा है। इसने चर्चिल ने। लॉर्ड सभा का सुधार, तो इस प्रकार के सुधार प्रस्तावों में प्रमुख है लॉर्ड रसेल का प्रस्ताव 1869 में, लॉर्ड सेलिसबरी का प्रस्ताव 1888 में, लॉर्ड लैंसडाउन की योजना 1909 में, संसदीय अधिनियम 1911, ब्राइस समिति के सुझाव 1918, फिर लॉर्ड जॉर्ज की योजना 1922 और संसदीय अधिनियम 1945। लोक सदन, हाउस ऑफ कॉमन, तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। न्यूमैन के शब्दों में कहा जा सकता है कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है।
लोक सदन के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार 18 वर्ष उम्र व प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। ये चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होते हैं। 1872 से ब्रिटेन में गुप्त मतदान की प्रणाली को अपना लिया गया है। यहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। सदस्यों के लिए योग्यताएं तो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, मतदाताओं की सूची में उसका नाम सम्मिलित हो और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। तो 1957 के लोक सदन अयोग्यता अधिनियम और अन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं। पहला, लॉर्ड सभा के सदस्य, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, स्कॉटलैंड व इंग्लैंड के पीयर, नगरों के मेयर व काउंटियों के शेरिफ, राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले अर्थात सरकारी कर्मचारी, सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति अथवा जो अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित होते हैं। कॉमन सभा की अवधि 5 वर्ष है। प्रत्येक निर्वाचन के अंतिम वर्ष अर्थात 5वें वर्ष निर्वाचन तिथि से 25 कार्य दिन से पूर्व कॉमन सभा का विघटन हो जाता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन की पूर्व शर्तें द फिक्स्ड टर्म्स पार्लियामेंट्स एक्ट 2011 अर्थात 2011 के अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि 5 वर्ष से पूर्व मध्यावधि आज निर्वाचन तभी हो सकता है जब यदि कॉमन सभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अवधि पूर्व निर्वाचन का प्रस्ताव पारित करे। दूसरा, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो और कॉमन सभा के सदस्य अगले 14 दिन तक कोई वैकल्पिक सरकार बनाने में सक्षम न हो। इस अधिनियम 2011 ने सम्राज्ञी द्वारा विशेषाधिकार प्रेरोगेटिव अर्थात व्यवहार प्रधानमंत्री की सलाह से कॉमन सभा को भंग करने के अधिकार को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। सदस्य का पदत्याग, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। तो ब्रिटेन में कॉमन सभा के सदस्य को कर्तव्य माना जाता है, अतः तकनीक रूप से कोई सदस्य पद से त्याग पत्र नहीं दे सकता है, अतः त्याग पत्र के इच्छुक सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है। कॉमन सभा का अधिवेशन, सेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। तो कॉमन सभा का अधिवेशन प्रत्येक नए संसदीय निर्वाचन के पश्चात समग्री सम्राट के अभिभाषण स्टेट ओपनिंग से होता है। स्टेट ओपनिंग से प्रतिवर्ष संसद सत्र प्रारंभ होता है, तब संप्रभु या समग्री सम्राज्ञी बेसिकली हिज हाइनेस होती है, हर हाइनेस होती हैं। लॉर्ड सभा और कॉमन सभा का एक प्रकार से एक साथ समावेश होते हैं। कॉमन सभा का स्पीकर, तो कॉमन सभा का स्पीकर जो पहले महारानी के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता था, प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष कॉमन सभा से सलाह करके इसका नाम महारानी को प्रस्तावित करता था। तब वंश स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर होता था। यह प्रणाली तब टूट गई जब वर्ष 2000 में 12 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने स्पीकर पद पर दावेदारी प्रकट की। इसके बाद कॉमन सभा की प्रतिक्रिया समिति प्रोसीजर कमेटी ने नई प्रणाली की अनुशंसा की जो 2007 में लागू हुई। इस व्यवस्था के तहत पहली बार जून 2009 में स्पीकर का निर्वाचन हुआ। इस व्यवस्था के तहत स्पीकर पद के दावेदार प्रत्याशियों को कम से कम 12 सदस्यों द्वारा नामित किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम 3 सदस्य प्रत्याशी के राजनीतिक दल से भिन्न दल के होने चाहिए। नामांकन के पश्चात गुप्त मतदान द्वारा पूर्ण बहुमत अर्थात डाले गए मतों का 50% से अधिक से निर्वाचन होता है। पूर्ण बहुमत न मिलने पर सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी बाहर होते हैं और प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विजयी प्रत्याशी पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर ले। अन्य संसदीय अधिकारियों के साधन समिति कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं। इनका चुनाव भी लोक सदन के सदस्यों द्वारा ही होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधन समिति का अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में साधन समिति का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। सदन का नेता प्रतिपक्ष 1942 से पूर्व प्रधानमंत्री सदन का नेता होता था यदि वह कॉमन सभा का सदस्य हो, किंतु 1942 से प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह पद अपने किसी अन्य मंत्री को देकर नई प्रारंभ की। नेता प्रतिपक्ष को महारानी का सबसे वफादार प्रतिपक्ष नेता कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष भी विधिक रूप से परिभाषित पद है। दलीय सचेतक यानी पार्टी व्हिप, तो व्हिप शब्द का प्रथम प्रयोग एडवर्ड बर्ग ने किया था। व्हिप का अर्थ है कुत्तों का प्रबंधक, जो कोड़ों के द्वारा शिकार के समय कुत्तों को सही मार्ग पर लाता है। दलीय सचेतक प्रत्येक दल का होता है। ये अपने अपने दल के सदस्यों को अनुशासित व नियंत्रित रखते हैं। सदन में गणपूर्ति व अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक को संसदीय सचिव पार्लियामेंट्री सचिव या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहा जाता है। उसे राजकोष से वेतन मिलता है। दलीय सचेतक को B.N. केर ने प्रधानमंत्री की बाह, आंख व कान कहा। W.N. केर ने। लोक सदन की शक्तियां, तो विधायी शक्तियां होती हैं।
लोकसभा किसी विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही होती है। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की स्थिति और भी सुदृढ़ है। 1911 के संसदीय अधिनियम में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया और लोक सदन का अध्यक्ष वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है, लोकसभा में नहीं। कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। लोक सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं। लोक सदन के इन कार्यों को दृष्टि में रखते हुए विंस्टन चर्चिल ने इसे स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग कहा है। जेनिंग्स इसे आलोचना का मंच व लोकमत का केंद्र कहता है। चर्चिल गर्व के साथ कहा करते थे कि मैं लोक सदन का शिशु। सार्वजनिक विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ पब्लिक बिल। प्रथम वाचन होता है बिल का प्रस्तुतिकरण। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, तो इसके अंतर्गत विधेयक के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों पर ही वाद विवाद किया जाता है। विधेयक की धाराओं पर विस्तृत रूप से वाद विवाद नहीं किया जाता, न विधेयक पर संशोधन ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। समिति विस्तार, तो द्वितीय वाचन में विधेयक के सिद्धांत सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विधेयक समिति के पास जाता है। यदि वह वित्त विधेयक है तो उसे पूर्ण सदन की समिति के पास भेजा जाता है, अन्यथा स्थायी समिति में से किसी एक संबंधित समिति के पास भेज दिया जाता है। विधेयक पर विचार हेतु विशेषज्ञता की जरूरत होने पर प्रवर समिति में भेज दिया जाता है। प्रतिवेदन स्तर, तो अमेरिका की समिति की तरह इंग्लैंड की समितियों को विधेयक को स्वीकार करने या बिना कुछ किए उसे रख छोड़ने का अधिकार नहीं है। समितियां विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को लौटाती हैं। तृतीय वाचन, तो वाचन में विधेयक में नियमित संशोधन नहीं किए जाते, ना ही कोई सारभूत परिवर्तन किया जाता। अंत में यदि आवश्यकता होती है तो मतदान होता है और सदन द्वारा विधेयक स्वीकार किए जाने पर दूसरे सदन में भेजा जाने योग्य हो जाता है। कानून सभा में तृतीय वाचन में कोई संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है, किंतु लोकसभा में ऐसी बाध्यता नहीं। दूसरे सदन प्रक्रिया, प्रथम सदन में विधेयक के पारित हो जाने के बाद उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। वहां फिर वह विधेयक इन्हीं 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इस विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर से विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। पिंग पोंग, तो दोनों सदनों में मतभेद होने की अवस्था है। पिंग पोंग, जब दोनों सदनों में विधेयक पर मतदान होने पर समझौता नहीं होता और तब तक कोई विधेयक प्रत्येक सदन के बीच आगे पीछे होता है तो उसे पिंग पोंग कहा जाता है। न्यायपालिका, ब्रिटिश कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, तो विधि का शासन सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय होते हैं। कानून का असंहिताबद्ध होना, ब्रिटेन में संविधान की ही भांति विधि के अधिकांश भाग का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। इसी कारण ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग असंहिताबद्ध ही है। भारत और अमेरिका का संविधान संहिताबद्ध है। ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग उस रूप में है जिसे सामान्य कानून कॉमन लॉज कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद में और उससे बाहर न्यायाधीशों की कोई आलोचना नहीं की जा सकती है। 2004 तक ब्रिटिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक कमी यह बताई जाती थी कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं थी तथा लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड सभा का सभापति और मंत्रिमंडल का सदस्य ही अंतिम अपीली न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन अब संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा इस स्थिति को दूर कर दिया गया। 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन में एक सर्वोच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश व्यवस्था और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त अपने न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का अभाव है। जूरी प्रथा, तो यह जूरी प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। जूरी में 12 व्यक्ति होते थे और वे मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अभियोग की सुनवाई करते थे। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 का सर्व प्रमुख लक्षण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक अस्तित्व वाली न्यायपालिका, प्रमुखतया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय गठन, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए पद से होगी। सम्राज्ञी को समय समय पर या भविष्य में इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, किंतु सम्राज्ञी ऐसा तभी कर सकती है संसद के दोनों सदनों में ऐसा कोई संकल्प लाया गया हो
तथा उन्हें पारित कर दिया गया हो। समग्री 12 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को अध्यक्ष या एक न्यायाधीश को न्यायालय का उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 नामों से जाना जाता है। प्रथम लॉर्ड चीफ जस्टिस और दूसरा इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। विधिवत रूप से सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1 अक्टूबर 2009 में 9 से ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप से गठन हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होते हैं। फिर न्यायाधीशों की नियुक्तियां और आवश्यक योग्यताएं। किसी उच्च न्यायिक पद पर कम से कम 2 वर्ष तक कार्य का अनुभव प्राप्त हो, वरिष्ठ न्यायालयों में कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए योग्य अधिवक्ता रहा हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य समझा जाएगा जो न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी आयोग का सदस्य हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा सिफारिश करते हैं, किंतु वे किसी के लिए ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ऐसा अनुरोध किया हो। इतना ही नहीं, लॉर्ड चांसलर को भी इस चयन प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए अनुरोध करने का अधिकार है। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग सिलेक्शन कमीशन स्थापित करना होता है। इस आयोग में निम्न सदस्य होते हैं: उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का उपाध्यक्ष, फिर निम्न आयोगों में से एक सदस्य जिसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। तो इसमें एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, एक स्कॉटलैंड न्यायिक नियुक्ति बोर्ड होगा और उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा। इस चयन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष व उसके अभाव में उपाध्यक्ष करेगा। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग, लॉर्ड चांसलर, प्रधानमंत्री और सम्राट, इस प्रकार का क्रम रहता है। सामान्य अर्थों में न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर सरकार व सम्राट द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल उनकी उम्र 70 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु इसके पूर्व भी वे त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप से देना होगा। पद से हटाने के लिए पदच्युति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सद्व्यवहार के आधार पर अपने पद पर सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं, किंतु उन्हें कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव करके हटाया जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय उन सभी विषयों एवं विधियों पर अपील सुनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय उन सभी विषयों एवं विधियों पर अपील सुनता है जिन्हें जन सम्मान के हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह न्यायालय इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड में दीवानी यानी पारिवारिक वादों में अंतिम अपीली न्यायालय का कार्य करता है। वह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में फौजदारी वादों में अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता है। प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राष्ट्रीय मंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे क्षेत्राधिकार अब इस सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय: उपयुक्त क्षेत्राधिकार के आधारित सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का आशय है कि इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लॉर्ड सभा को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गए हैं। तो नेक्स्ट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दलों का महत्व है, किंतु ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का महत्व विशेष रूप से देखा जा सकता है। आइवर जेनिंग ने तो इस संबंध में यहाँ तक कह दिया है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का इतिहास: तो इंग्लैंड में राजनीतिक दलों का इतिहास स्टुअर्ट काल यानी 1603 से 1704 से प्रारंभ होता है। जेम्स प्रथम के शासनकाल में संसद ने अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में इंग्लैंड की जनता 2 वर्गों में बंट गई। राजा का समर्थक वर्ग क्या कहलाया? कैवलियर्स कहलाता था। यह वर्ग राजा की शक्तियों में कमी करने का विरोधी था। कैवलियर्स शब्द का अर्थ घुड़सवार था। दूसरा वर्ग जो संसदीय प्रभुता का समर्थक था, राउंड हेड्स कहलाया। राउंड हेड्स का अर्थ घुटा हुआ सिर से है। उस समय संसदीय प्रभुता के समर्थकों ने अपने सिर कुटवा लिया था। चार्ल्स तृतीय के समय में सन 1979 में बहिष्कार बिल, एक्सक्लूजन बिल प्रस्तुत किया गया। जो लोग चार्ल्स द्वितीय को गद्दी नहीं देना चाहते थे वो पिटिशनर्स कहलाए, और जिन्होंने इस बिल से घृणा की वे अबोरर्स कहलाए। विलियम तृतीय के समय यही दल भिक्स व टोरी कहलाए। भिक्स राजा के अधिकारों पर नियंत्रण के पक्ष में थे, इसलिए उन्हें राउंड हेड्स की परंपराओं का समर्थक कहा जाता था, और टोरी राजा के विशेषाधिकारों के समर्थक थे, इसलिए उन्हें कैवलियर्स परंपराओं का समर्थक कहा जाता था।
सन 1872 के सुधार अधिनियम के बाद टोरी व विभिन्न दलों के नाम में परिवर्तन हो गए। अब वे अंधार दल लिबरल पार्टी और उदार दल कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रजातंत्र की जन्मभूमि होने के कारण फिलहाल स्वभावतः राजनीतिक दलों की ही जन्मभूमि रहा है। तो दलीय विकास पहले केवलियर्स थे, राजतंत्र समर्थक थे, और राउंड साइड ये संसद समर्थक थे। यहाँ पर प्यूटन क्रांति होती है क्रामवेल के नेतृत्व में 1942 से 50 के बीच में। तो अब यही जो केवलियर्स थे, राजतंत्र समर्थक थे, ये टोरी हो जाते हैं, इनको टोरी कहा जा सकता है। जो राउंड हैंड्स है उन्हें भिक कहा जाने लगा। फिर गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में। तो अब ये टोरी ये एक प्रकार से अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में आए, और जो विक्स थे ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में आए। प्रमुख राजनीतिक दल, सिद्धांत और संगठन। तो कंजर्वेटिव पार्टी, तो केवलियर्स जो कि राजतंत्र समर्थक थे, टोरी पार्टी बनी 1678 में। फिर अनुदार दल 1834 में। सन 1800 में जॉन विल्सन क्रोकर ने कंजर्वेटिव शब्द का प्रयोग किया था। जेनिंग्स के अनुसार सन 1832 का सुधार अधिनियम पारित हो गया और विग दल की विजय हो गई, और टोरी दल ने अपना नाम बदलकर कंजर्वेटिव रख लिया, जिसका आशय था रक्षा की जाए। रक्षा का संबंध प्राचीन परंपराओं व उच्च वर्ग के अधिकारों से था। उदार दल लिबरल पार्टी, तो प्रारंभ में यह दल विग दल के नाम से प्रसिद्ध था। यह दल उदारवादी दल के समान ही शक्तिशाली था। 19वीं शताब्दी में इसके कई मंत्रिमंडल बने। सबसे पहला प्रधानमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति सर रॉबर्ट बालपोल इसी दल से था। इसका नेता बहुत समय तक ग्लैडस्टोन रहा। मजदूर दल के उदय के कारण वर्तमान में इस दल का राजनीतिक महत्व समाप्ति की ओर। मजदूर दल लेबर पार्टी, स्थापना इसकी फरवरी 1900 में होती है। लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी, विचारधारा सेंटर टू लेफ्ट है। मजदूर दल की विधिवत स्थापना 1899 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में हुई। उस समय इसका नाम श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति, लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी रखा गया, और 1906 में इसे बदलकर मजदूर दल कर दिया गया। यह दल अनुदार दल और उदार दलों के समक्ष चुनौती के रूप में उभरा। इस दल को मजदूरों, मध्यम वर्ग लोगों व प्रोफेशनल आदि वर्ग का समर्थक माना गया। फाइनल क्या बोलता है कि मजदूर दल दास कैपिटल के बजाय बाइबल में विश्वास रखता है। यह मार्क्सवाद के साम्यवाद के बजाय जेम्स मिल के समष्टिवाद से प्रभावित दल था। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का जन्म 1987 में होता है। इस दल की ब्रिटिश राजनीति में तीसरी शक्ति कहा जाता है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में उदार दल की ब्रिटेन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे मजदूर दल में शक्ति वृद्धि हुई, उदार दल का पतन होता गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में एक अन्य दल की स्थापना 1981 में हुई। 1983 व 1987 के चुनाव उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने परस्पर समझौते के आधार पर लड़े, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अतः अगस्त 1987 में आयोजित सम्मेलन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदार पार्टी में विलय हो गया और नए दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय हुआ। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति वही है जो उदार दल की थी। नीति व विचारधारा की दृष्टि से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर दल के समीप है। यह दल सभी प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है और वर्तमान में यह परंपरागत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के साथ साथ आर्थिक समानता का भी समर्थक है। यह मजदूरों के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी स्थिति सुधारने के पक्ष में है, किंतु इसके साथ ही यह राष्ट्रीयकरण और समाजवाद का विरोधी है। चलिए दोस्तों, हमारा ये चैप्टर यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।